किसी ने चेक किया है क्या? क्या हुआ सचिन? नहीं अवेलेबल है। एक काम करना, जो तुम जिस ग्रुप में ऐड होना उसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन चेक करो बच्चे, वहां पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ वो भी मिलेगा, ठीक है? यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, चेक कर लेना। दूसरी बात बच्चे, जो आज मैं तुम्हें टॉपिक कराने वाली हूँ वो क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के नोट्स प्लस क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। टेस्ट तो मेल पे आएगा। तनुज अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा, अनम्यूट करो। अब रिलेशनशिप तो मैं बता दूंगी, फिर तुम कहोगे फिर से समझ में नहीं आया। ये तो बताओ एग्जैक्ट पूछना क्या चाहते हो उसमें? चलो एक काम करते हैं तनुज, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो अगर माइक माइक वर्क नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें लेक्चर के बाद में समझा देती हूँ, लीव मत करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। चलो मैं बता ही देती हूँ एक बार तनुज को, मैं बता ही देती हूँ फिर, ठीक है? क्या पता वो लीव कर जाए बीच में। ये देखो तनुज, मैंने क्या बताया था? अब मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप मैंने ये बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर होगा। अगर तुम्हें इसकी डेरिवेशन देखनी है तो मैं आपको लेक्चर के एंड में बता दूंगी, अदरवाइज तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे एन क्या है बच्चे? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो बच्चे, जो ये 24 बच्चे हैं ना, प्लीज लीव मत करना, ठीक है? 1 घंटे तक, आज का टॉपिक छोटा ही है। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तनुज देखो कैसे निकालोगे। मान लो तुमने ना एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया बेटा H2SO4 का, ठीक है? तो इसको डिसोसिएट कैसे करोगे? 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो मैंने कहा या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लो कितना है, या आप नेगेटिव चार्ज कर लो। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है, n इज इक्वल टू 2 है, 2 का है ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? 2 आ जाएगी। जैसे ही आप इसका देख लो, बेरियम सल्फेट का देख लो, क्या होगा? Ba2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके अलावा एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम सल्फेट का। कैसे डिसोसिएट करोगे? डिसोसिएट आना चाहिए करने, अदरवाइज नहीं पता लगा पाओगे कि क्या होगी एन की वैल्यू। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज देखो बच्चे, एक एल्यूमिनियम पे 3 प्लस का है, तो 2 पे कितना होगा? 6 का, तो यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी? 6। अब क्लियर है तनुज? उसमें बोल दो बेटा चैट बॉक्स में। ओके बच्चे, अब है इलेक्ट्रोलिसिस। जल्दी से ना इलेक्ट्रोलिसिस की जल्दी से डेफिनेशन लिख लो, जो जहां पे आप नोट्स बना रहे हो। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? बेसिकली बच्चे ध्यान से सुनना, द प्रोसेस ऑफ, चलो ठीक है, फिर भी कोई डाउट होएगा तो पूछ लेना, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स मोल्टन और डिसोल्व स्टेट। क्या बोल रहा है ये? देखो, अगर आपको याद हो बच्चे, जब मैंने सबसे फर्स्ट क्लास तुम्हारी ली थी तो मैंने वहां पे ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में तुम्हें इंट्रो दिया था, याद है किसी को? याद है? मैंने कहा था कि इसमें क्या करते हो आप, एक ही बीकर में रिएक्शन कराते हो और इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और 2 आपकी इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है? और मैंने कहा था उसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, यही बोला था, ठीक है? और मैंने कहा था एनोड था ये, और ये क्या था बच्चे? कैथोड था। इतना बता दिया था। और मैंने कहा था एनोड पे नेगेटिव और कैथोड पे पॉजिटिव क्यों होता है, ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको क्या कराऊंगी? इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी। अरे बोल दो, याद है ना? ऐसा कुछ बोला था मैंने। यस मैम। हाँ चलो, याद है तो आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें ये बोला था बेटा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें चेंज होता था बेटा? केमिकल एनर्जी में चेंज होता था। केमिकल एनर्जी। मतलब कि
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराओगे सॉल्यूशन से, तब तक आपकी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तब तक आपका कोई कैटायन कैथोड पे नहीं जाएगा, कोई एनायन एनोड पे नहीं जाएगा। और क्या मैं ये बोल सकती हूँ क्या इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में डेल्टा जी कितना होता है, कौन बताएगा? बताओ कौन? पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव होता है। जबकि मैंने जो आपको गैल्वेनिक सेल बताया था उसमें क्या बोला था कि आपका केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और वो कैसा प्रोसेस था बच्चे? स्पॉन्टेनियस था। और उसमें डेल्टा जी क्या था बच्चे? लेस देन 0 था, नेगेटिव। ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें NaCl का एग्जांपल ले लूं, ध्यान रखना इसमें पानी नहीं है, सिर्फ NaCl लिया है, तो होगा क्या? ध्यान से सुनो, जब आपके सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये क्या करेगा? NaCl को सबसे पहले किस में करेगा कन्वर्ट? बताओ, Na+ और Cl नेगेटिव में। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये इरेज क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट रुकना, चलो ठीक है यही बता देती हूँ। ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं बेटा आपके पास Na+ है, अब तुम मुझे ये बताओ जो Na+ है वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा मैम। सोच लो एक बार फिर, और देगा या लेगा? मैम Na+। हाँ Na+, नॉट Na। मैम इसका तो ऑक्टेट फुल है, ये क्यों लेगा? शाबाश, यही पूछना चाहती थी मैं। इसका ऑक्टेट क्या है बच्चे? कंप्लीट है। सोडियम का वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर 11। इसने एक दे दिया तो मतलब 28 हो जाएगा। तो इसका तो भैया जैसे कि आदित्य ने बोला ऑक्टेट कंप्लीट है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, तो ये क्या पागल है अपना स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, तो ये क्या करेगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। शाबाश, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब आप देख के बताओ कि Na का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन हुआ है? बताओ। Reduction. Na का रिडक्शन हुआ है, और Cl2 जो भैया इसका क्या होगा? Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि रिडक्शन किस पे होता है? कैथोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। चाहे वो आपका गैल्वेनिक सेल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। अब ध्यान से सुनो, Na पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव को कौन सा चार्ज से प्यार होता है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव से प्यार होता है, यानी कि ये नेगेटिव पे जाएगा। और हो रही रिएक्शन की रिडक्शन किस पे हो रहा है? कैथोड पे हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कैथोड शुड बी नेगेटिव? बोलो। यस मैम। यस मैम। Cl नेगेटिव को किससे प्यार होगा? पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा। पॉजिटिव से। पॉजिटिव से। यानी कि कहना है से एनोड शुड बी पॉजिटिव। यस मैम। Yes, तो ma'am. क्या होगा? जो Na+ और Cl नेगेटिव भैया बना है, तो Cl नेगेटिव भागा भागा किसके पास जाएगा? एनोड के पास। पॉजिटिव वाले पे। और ये इस पे जाएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो, तो तुम लिख दोगे? जब भी हम किसी मेटल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वो डिपॉजिट हुआ है। अगर कोई गैस की बात करते हैं तो हम वो बोलते हैं लिबरेट हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? इन केस ऑफ मोल्टन NaCl, Na डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, और Cl2 गैस लिबरेट हुई है एनोड पे। सिंपल था, बताओ। यस मैम। तो जब भी बच्चे आप कहीं भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ते हो ना, सबसे पहले आपको ये एग्जांपल बताया जाता है। ठीक है, तो मैंने भी बता दिया आपको, लेकिन उसके बाद कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। कहानी तो यहाँ से शुरू हुई है। अभी तक आपके पास सिर्फ NaCl था सॉल्यूशन में, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में पानी भी हो। एक सेकेंड, सॉरी, हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में पानी भी हो। अब पानी भी भैया फिर टूटेगा H+ और OH नेगेटिव में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, है ना। वाटर का भी तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना। तो उस केस में क्या होगा? आपके पास Na+ भी होगा और H+ भी होगा। अब आप कहोगे मैम अब क्या करें? अब दोनों में से जाएगा कौन सबसे पहले? तो ये वाली सारी चीजें जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे आपके साथ डिस्कस करना है फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। पहले वो करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे,
फिर जो है हम बाद में जाएंगे, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक्वा सॉल्यूशन के केस में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप कैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है जी, तो रेडी हो फैराडेज लॉ पढ़ने के लिए? बताओ। यस मैम। चलो जी, अगर रेडी हो तो ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बता रही हूँ। और जो ये 27 बच्चे हो ना, लीव मत करना, फिर बोल रही हूँ, लीव मत करना। चलो ठीक है, मैं एग्जैक्ट आपको 9:30 या 9:35 पे छोड़ दूंगी। ठीक है, चलो। अच्छा, तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि मैं आपको ना पहले डायरेक्ट फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की स्टेटमेंट नहीं बता रही हूँ। पहले मैं इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझाऊंगी, ताकि जिससे आप रट्टा ना मारो। तो देखो बच्चे, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ। Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बनाता है। अगर मान लो, अगर आपको कोई कहे, मान लो मैं किसको बोलती हूँ, यहाँ पे कौन है, एक सेकंड को, अगर मैं गीतांजलि को बोलती हूँ, बेटा जो मैंने लिखा है ना इसको रीड कर दो। कैसे करोगे रीड, बताओ? कोई बताएगा क्या इसको रीड कैसे करोगे इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? आप ये बोलोगे ना कि मैम आपने एक आयन लिया है जिंक का और उससे आपको एक एटम मिला जिंक का, यही बोलोगे? पहले तो ये बताओ, बताओ। यस मैम। यही बोलोगे? यस मैम। अगर आपको कोई पूछे कि भैया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 -19 कूलम। अच्छा, क्या हम केमिस्ट्री में एक आयन और एक एटम की बात करते हैं? नहीं करते। यस मैम। हम किसकी बात करते हैं? मोल की बात करते हैं। मोल, मोल की बात करते हैं ना। तो हम क्या, मैं ये बोल सकती हूँ क्या, एक मोल ऑफ जिंक आयन भैया 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल ऑफ जिंक में रिड्यूस हो गया है। और 1 मोल किसके बराबर होता है बच्चे? 65 ग्राम, क्योंकि तुम्हें पता है ना 1 मोल जो है मोलर मास के इक्वल होता है। यस ठीक है, मैम। तो अगर मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बोलो। यस मैम। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चे, कितना आएगा? 96500 कूलम। और ये किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। अरे आराम से समझना, मस्त टॉपिक है। 1 फैराडे के इक्वल होगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? 1 फैराडे के बराबर है। बोलो, चुप क्यों हो गए? यस मैम। यस मैम। और ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है और 1 मोल मोलिकुलर मास के बराबर है। और कैन आई से कि 1 मोल 22.4 लीटर एट एसटीपी के बराबर है। ये तो मोल कंसेप्ट में यस छोटी मैम, छोटी पढ़ते थे, अभी भी तुम्हें याद रखनी है। चलो ठीक है, मतलब इतना समझ गए, चार्ज की यूनिट कूलम में होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमसे, अभी तुम कर क्या रहे हो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सेल में? आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो और उससे क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है। आपके जो आपका कैटायन एनायन है बेसिकली, वो क्या जा रहा है? कैथोड एनोड पे जा रहा है। यही हो रहा है बस, है ना। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 1 मोल ऑफ जिंक आयन रिड्यूस हुआ है 1 मोल ऑफ जिंक में, तो उसके लिए, ये रिडक्शन करवाने के लिए, जिंक 2+ से जिंक कराने के लिए आपको कितना चार्ज या कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से? बताओ। हम 2 फैराडे। शाबाश, शाबाश आदित्य, शाबाश। ठीक है, 2 फैराडे का। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, एक का 1 फैराडे, तो 2 का भैया कितना हो जाएगा? 2 फैराडे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल, जिसको नहीं समझ में आया एक और एग्जांपल लेते हैं। Cu2+ से भैया 2 इलेक्ट्रॉन से बना Cu, कितना मास होता है? 63.5 ग्राम। तो अब 1 मोल ऑफ कॉपर 2+ भैया कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए कितना चार्ज पास कराना पड़ेगा? 2 फैराडे का। यानी कि जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास कराओगे अपने सॉल्यूशन में से, तब जाके 63.5 ग्राम आपका डिपॉजिट होगा एट कैथोड पे। बोलो, जच गई बात? यस मैम। अगर किसी को ये भी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल देखो। एल्यूमिनियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन से एल्यूमिनियम बना और एल्यूमिनियम का होता है 27 ग्राम। क्या मैं बोल सकती हूँ क्या 27 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट होने के लिए कैथोड पे 3 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा? चलो, यस मैम। मतलब मेरे बच्चों को आ गया समझ में। चलो ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने निकाला था 2 फैराडे के लिए। अगर मैं 1 फैराडे के लिए निकालू तो क्या बोलोगे आप? 65/2 कितना हो जाएगा? 32 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्ट नहीं लिख रही हूँ मैं, इतनी मैथ्स नहीं आती है मेरे को।
यहाँ पे 1 फेराडे के लिए निकालू तो क्या होगा 63.5/2 यानी कि 31 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे अगर 1 फेराडे के लिए निकालूंगी तो ये इजी है, 3 9 27। ठीक है, समझे ही क्या किया मैंने, बोलो। यस मैम। यस मैम। यूनिटरी मेथड तो मैम। लगाने आता है ना भैया सबको, ये समझाऊं? यस मैम आता है। चलो आता है ठीक है, आता है, जिसको नहीं आता बता देना। ये है, एक बार फिर रिपीट करूं क्योंकि अभी हम ना फेराडे फर्स्ट लॉ पे जाने वाले हैं। मैंने ये बोला जब आप 2 फेराडे का चार्ज पास करा रहे हो तो 65 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, जब आप 1 फेराडे का करा रहे हो तो उससे कम हो रहा है, यानी कि आप जितना फेराडे का चार्ज मतलब जितना चार्ज पास कराओगे, मतलब जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ही मास डिपॉजिट होगा एट कैथोड पे। सही बात बोल रही हूँ? मैम अगर पहले वाले केस में 3 फराडे पास करेंगे तो कितना डिपॉजिट होगा? कहाँ पे बेटा? हम जिंक वाले केस में 3 फेराडे कर लो एक बार, एक बार करते हैं। 3 फेराडे जब पास कराओगे तो 65/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, निकालना इसको सोल्व करके। कितना होता है भाई? 195/2 कितना आ जाएगा? 2 9 18, 97 पॉइंट समथिंग। 97.5। अब समझ गए? अब समझ गए जो समझ पूछना चाह रहे थे आदित्य? यस मैम समझ आ गया। यही पूछना चाह रहे थे ना कि जितना ज्यादा फेराडे का चार्ज पास कराओगे उतना डिपॉजिट होगा। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे ना आगे एक चीज चल के समझाने, तो मुझे 1 फेराडे वाला लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था आदित्य का। ठीक है, चलो चलो अब मैं दर्शन करवाती हूँ आपको फेराडे फर्स्ट लॉ के। तो देखो क्या बोलता है फेराडे फर्स्ट लॉ, वो ये कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड या डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड is directly proportional to quantity of electricity passed through the electrolyte। यही तो बोल रही हूँ, यही तो चिल्ला रही हूँ इतनी देर से कि भैया जितना फेराडे, जितना चार्ज, जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे उतना ही मास आपका लिबरेट या डिपॉजिट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रोड पे। अब बताओ इसको रट्टा मारने की नीड है? बताओ। नो मैम। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जब भी आप फेराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करेंगे ना, एक बार इस चीज को देख जाना, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बोर्ड में हो सकता है पूछ ले फेराडे फर्स्ट लॉ, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था ये उसमें नहीं था सिलेबस में आई थिंक, तो इस टाइम दोबारा से डाल दिया तो हो सकता है कि क्वेश्चन दे दे इस पे। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या बच्चे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q? यस मैम। W क्या है यहाँ Yes, पे? ma'am. मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, और Q क्या है बच्चे? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। हाँ मतलब चार्ज भी बोल सकते हो, वैसे मुझे चार्ज लिख लेती ना मेरा टाइम बच जाता। चलो कोई बात नहीं है। चलो आपकी बुक में क्या कर रखा है बच्चे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या लगा रखा है? Z। Z क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है, इसका नाम दे दिया भैया कांस्टेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। मैम इसमें Q इक्वल्स टू IT भी लिख सकते हैं। हाँ मैं बता रही हूँ, आपने फिजिक्स में भैया बहुत पॉपुलर सा रिलेशन पढ़ा है Q इज इक्वल टू IT वाला। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो आप किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से करंट पास करा रहे हो, सपोज 5 एम्पियर का करा रहे हो और किसी 3 घंटे के लिए करा रहे हो, तो वो किसके इक्वल होगा? आपका कितना चार्ज आपने पास कराया वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो आई ध्यान रखना बच्चे, करंट शुड बी इन एम्पियर एंड टाइम शुड बी इन सेकेंड, ये ध्यान रखना। तो क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे W इज इक्वल टू ZIT? यस मैम। यस। ठीक है, इसके अलावा एक और भी आप याद रख सकते हो, वैसे वो काम का नहीं है लेकिन फिर भी क्या पता आपने कभी पढ़ा हो तो आपको कि मैम ने नहीं बताया। देखो Z को, वैसे तो Z कांस्टेंट है लेकिन इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। पढ़ा होगा आई थिंक सबने, ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी देख लो। Z आप निकाल सकते हो बच्चे, इक्विवेलेंट वेट बोल दो या मास बोल दो, बाय 96500। अब आप कहोगे मैम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, तो ये नॉर्मेलिटी वाला ही है। हम क्या पढ़ते थे बच्चे, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा? जो आप रिएक्शन लिखोगे उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना आ रहा है। जैसे एग्जांपल
अगर मैं मान लो कॉपर सल्फेट ले लूं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लूं और मैं आपको बोलूं कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज बताओ कॉपर के केस में कितना का होगा, Sir, आप क्या करोगे? मैम 2। वेरी गुड। तो इस केस में n की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2 होगी। अगर मैं बोलूं एसिडिफाई वाटर, मतलब आपने एसिड वाली कंडीशन ली है, तो उस केस में क्या होगा? H2 गैस लिबरेट होगी, तो उसमें भी n की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 2 होगी। ठीक है। अगर मैं आपको कह रही हूँ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो उस केस में डायरेक्ट इक्वेशन है, आपको लर्न होनी चाहिए। तो इसमें कितने का चेंज आया बच्चे? n की 4। अगर बोला जाए भैया Cl नेगेटिव के केस में, तो कितने का करवाओगे? n की 1। इसको आप चेंज करके ये भी लिख सकते हो। मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये लिखे, तो इसमें आ जाएगा n की वैल्यू 2। ठीक है। और जनरली जो है यही यूज होते हैं आपके पास, ठीक है, जनरली यही यूज होते हैं। ठीक है जी, बताओ कर लोगे अगर ऐसा कुछ मिले तो? n की वैल्यू पता लगा लोगे? यस मैम। चलो ठीक है। उसके बाद आओ, हाँ ये रिलेशन देख लो एक बार। इक्विवेलेंट वेट अभी मैंने तुम्हें बताया मोलर मास बाय n फैक्टर होता है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसको आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू टी। इक्विवेलेंट वेट को आप फर्दर इसमें भी चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मूले बनते हैं जो आपको आने चाहिए। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला आता है ना, इससे आप कोई भी निकाल सकते हो, इससे आप कोई भी निकाल सकते हो। जनरली ये इतने यूज नहीं होते। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चे फैराडे सेकंड लॉ की। देखो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, वो ये बोलता है, पहले तो इसको देख लेते हैं स्टेटमेंट को, फिर अपनी भाषा में समझेंगे। वो ये कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, देन द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट, या डिपॉजिट भी बोल सकते हो, एट इलेक्ट्रोड आर इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास। पहले बताओ समझ में आया, ऊपर से गया? मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैम ऊपर से गया। ऊपर से थोड़ा थोड़ा समझ आया है। थोड़ा थोड़ा आया ना? ये ऐसे ही है फैराडेज, इतने इनके ना स्टेटमेंट इतनी बकवास है, बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ। चलो ऊपर से गया, चलो देखो क्या करना है। देखो पहले तो ये डायग्राम जो मैंने थोड़ा सही सा नहीं बना रखा, एनसीईआरटी में तुम देख सकते हो। मान लो बच्चे ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, सपोज ये कॉपर का है, ये एल्यूमिनियम का है। ठीक है, आपने क्या किया, इन तीनों ना बीकर को ना एक सीरीज में लगा दिया और आपस में कनेक्ट कर दिया भैया बैटरी से। ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर वो कह रहे हैं कि इन तीनों में से ना सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दो। तो वो कह रहे हैं जो मास डिपॉजिट होगा किसका, जिंक का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास का। ये तो वो था जो स्टेटमेंट में था। अब समझो कि मैंने क्या बताया। देखो बच्चे यहाँ पे आओ, मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, इसको देखो, एक आपके पास जिंक है, एक आपके पास कॉपर है, एक आपके पास एल्यूमिनियम है। मैंने सब में क्या किया, 1 फैराडे 1 फैराडे 1 फैराडे का चार्ज पास करा दिया, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। तो जितनी भैया इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट मास के। अब देखो क्या ये इक्विवेलेंट मास नहीं है क्या? इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास जिंक का इतना है बाय एन फैक्टर 2 का, बताओ। Yes, ऐसे ma'am. ही है यस मैम। कॉपर का 63.5/2, ऐसे एल्यूमिनियम का। तो यही तो है फैराडे सेकंड लॉ, कि जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा, तो आप चेक कर लोगे किसका मोलर मास ज्यादा है। जैसे देखो इसका 65 है तो इसका इक्विवेलेंट मास भी ज्यादा है, इसका 63.5 है, इससे कम है तो इसका थोड़ा कम हो जाएगा, इसका और भी कम हो जाएगा। अब बताओ, अब दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ो। When same quantity of electricity is passed through different electrolytes connected in series, then the masses of the substance liberated at electrode are in the ratio of equivalent mass. अब बताओ, अब तो नहीं गया ऊपर से? No, ma'am. अब आ गया होगा, आई एम श्योर। Yes, ma'am. चलो ठीक है, रोहित अब आ गया क्या? आदित्य, मनीष, यस मैम। चलो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, W is directly proportional to equivalent mass?
Yes, ma'am. अगर मान लो आपके पास जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन है तो मैं ऐसे लिख दूंगी भैया जिंक बाय कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर, सॉरी जिंक बाय कॉपर। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको इन दोनों में से ना मान लो जिंक का मास दे रखा है, कॉपर का निकालना है, और जिंक का इक्विवेलेंट मास और कॉपर का तुम निकाल सकते हो। मोलर मास तुम्हें दे रखा होगा और एन फैक्टर तो तुम्हें आता ही, इंटेलिजेंट हो निकालना है, रिएक्शन लिखने आती है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा टिकाऊ सा फैराडे सेकंड लॉ, जिसको पता नहीं क्या लिख रखा है बुक वालों ने, लिख तो यही रखा है लेकिन मतलब नहीं। इवन मैं भी जब अपने स्कूल टाइम में थी ना, सच्ची बता रही हूँ, जब मैं 12th में थी ना, मैं तो ये टॉपिक भी नहीं करके गई थी, मैं ये टॉपिक भी नहीं करके गई थी, मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि ये पंगा क्या है। लेकिन भी टीचर बोलते थे कि ना ये पेपर में आ सकता है, तो रट्टा मारने में तो नंबर 1 थे हम, है ना, तो हम क्या कर लेते, रट्टा मार लेते थे और नंबर आ जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे मैं अपने टीचिंग वाले उसमें आई हूँ ना, प्रोफेशन में, तो मेरे को पता था जो मेरे डाउट थे वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के भी रहेंगे आने वाले टाइम में, है ना। तो फिर अब पता है कुछ चीजें ना, एक पढ़ाना अलग चीज होती है, पढ़ना अलग चीज होती है। जब हम पढ़ते हैं ना, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, मान लो कुछ लोग टीचर भी बनेंगे आप में से, कुछ नहीं भी बनना चाहते होंगे, तो अभी तो ना कुछ चीजें आप पक्का ऐसे करते होगे जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है लेकिन वो समझ नहीं आती होंगी, पक्का ऐसा होता होगा जो आपको पता है इंपॉर्टेंट है लेकिन समझ में नहीं आता होगा, तो आप ना जैसे तैसे जुगाड़ मार के उसको कर लेते हो और Yes. पेपर में नंबर भी ले आते हो। लेकिन जब आप किसी प्रोफेशन में जाओगे ना, स्पेशली टीचिंग में ही होता है बच्चों को पढ़ाना, तब आप देखना उस टॉपिक पे आप पूरी बुक, पूरा यूट्यूब छान मारोगे, गूगल छान मारोगे और बुक पर डालोगे कि इसका मतलब क्या था। तो इसलिए बोलते पढ़ना अलग चीज होती है और पढ़ाना। मैम आप टीचर्स डे पे टीचर बने थे? अच्छा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटा टीचर बनने की, लेकिन ना हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। जब 12th क्लास में होते तब बनते ना टीचर, लेकिन हमारे टाइम कुछ इशू हो गया था हमारे स्कूल में, तो मैं बन नहीं पाई थी। तो कोई बात नहीं, अब बन गई, ठीक है। तो हाँ, तो इसलिए बोलती हूँ, मतलब टीचर का इसलिए मैं क्या काम करती हूँ, मुझे पता है कि जो मुझे दिक्कत आई थी ना मेरे टाइम में, वो बच्चों को भी आने वाली होगी, क्योंकि तब तो नहीं पता था मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही जाऊंगी, तो इसीलिए ना मुझे भी पढ़ना पड़ता है बुक्स में। अच्छा, अंजलि पढ़ रहे हो, अंजलि बन रही है टीचर, वेरी गुड। चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं बेटा, आ जाओ। मस्त क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, आराम से करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, हैंड रेस करना। How much charge is required for the reduction of 1 mole of magnesium to magnesium? कौन बताएगा फर्स्ट वाला? Just raise your hand. शाबाश। और कितने हैंड रेज होंगे? आनंद ने कर लिया, तन्नू, आदित्य, रोहित। भैया लड़कियां कहाँ हो? गर्ल पावर दिखाओ ना, कहाँ पे हो? जल्दी हाथ ऊपर करो। राजिया, वेरी गुड। और अंजलि ने भी कर लिया, शाबाश। मुस्कान ने भी, वेरी गुड। हाँ तनु, तुम बताओ, तनु बताएंगे। 2 फैराडे। 2 फैराडे। कैसे लिखोगे रिएक्शन बेटा? Mg2+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इसने? 2 और Mg। तो इसने यही तो पूछा है कि 1 मोल रिड्यूस 1 मोल का जब रिडक्शन होगा मैग्नीशियम में तो कितना आपको चार्ज चाहिए होगा, तो 2 फैराडे डायरेक्ट। अगर उसने बोला होता 2 मोल फिर हम कुछ और करते, है ना। चलो अच्छा जी, आगे चलो, सेकंड वाले में आओ। इसमें क्या होगा? 3 फैराडे। 3 फैराडे। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा 3 फैराडे। Yes, इसमें ma'am. क्या होगा? मैम 5 फैराडे। देखो वैसे तो ये इजी है, लेकिन बच्चे ना इसमें कंफ्यूज किसमें होते हैं, उनको लगता है ना कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ना वो Mn पे है, जबकि ये पूरे इस पे है चार्ज। तो आपको पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी बच्चे, वो आएगी +7, ठीक है। Mn पे +7 का चार्ज और यहाँ पे +2 का है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? 5 का, सॉरी गेन हो रहा है 5 का। तो यानी कि जब 1 मोल आप इसका लोगे, और कब आपको 1 मोल मिलेगा इसका? जब आप 5 फैराडे का चार्ज पास कराओगे। और ध्यान रखना, अगर फैराडे में पूछ रखा है तो इतना ही आंसर कर देना। अगर आपसे क्योंकि चार्ज पूछ रखा है तो बच्चे आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 96500 से, ठीक है। आगे चले। यस मैम। यहाँ पे आओ, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब फैराडे में बताना है, अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। is required to produce 20 ग्राम of calcium from molten this
and 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। वेरी गुड, हाथ खड़े भी हैंड रेस करना स्टार्ट कर दिया। रोहित बताओ। हाँ रोहित बताओ। गीतांजलि तुम बताओ, फर्स्ट वाला बताओ। बताओ बेटा। 1 फैराडे। 1 फराडे ही होगा। ठीक है, कैसे किया? मैम 40 ग्राम के लिए 2 फराडे लगेगा, तो मैम इसका आधा नहीं है नहीं, तो 1 वो तो फराडे ठीक लग है जाएगा। आदित्य, रिएक्शन बता बेटा। रिएक्शन क्या लिखूं यहाँ पे? मैम मैम Ca की Ca2 चार्ज +2 Cl माइनस। यही लिखूंगी ना। देखो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो Ca2+ और 2Cl नेगेटिव में होगा, लेकिन आपसे किसका पूछ रखा है? कैल्शियम का पूछ रखा है ना। तो वही इसकी रिएक्शन लिख दी। तो आपको ये दिख रहा है बच्चे, 40 ग्राम डिपॉजिट तब होगा जब आप 2 फैराडे का चार्ज पास करा रहे हो। तो 20 ग्राम के लिए कितना होगा? 2/40 × 20, यानी कि 1 फैराडे। इसका कैसे करोगे? इसमें कैसे डिसोसिएट करोगे उसको? 2Al3+ + 3O2 नेगेटिव। इस ऐसे ही करोगे ना? बताओ भाई। Yes, ma'am. तो यानी कि Yes, इसको मैं ma'am. ऐसे लिख दूं क्या? 6 इलेक्ट्रॉन से कितना मिला आपको? 2 एल्यूमिनियम मिला। तो यानी कि आपको या तो ऐसे लिख दो, या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। यानी कि भैया 27 ग्राम डिपॉजिट करवाने के लिए आपको 3 फैराडे का चार्ज पास कराना पड़ेगा। तो 40 ग्राम के लिए कितना होगा? 3/27 × 40। सॉल्व कर लेना इसको, 40/9 आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। कर लोगे? सिंपल ना? बताओ। Yes, अरे ma'am. बताओ, कोई मैम ऐसा 4 है? पॉइंट आएगा ना। ओ सॉरी, अच्छा 9 4 जाना, मैंने 9 9 जा सोच लिया था। हाँ 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। अच्छा, कोई इसमें कोई डाउट है किसी को? तो पूछो, किसी को डाउट हो कि मैम ये रिएक्शन कैसे आई, पूछ सकते हो। अच्छा मुझे ये तो बताओ, सारे चैट बॉक्स में तुम्हें मेल मिल गया क्या आंसर का? मतलब तुम्हारे मार्क्स पता चल गए? तुम्हारे जो भी टेस्ट हुआ था संडे को, लास्ट संडे को, नहीं मिले? अच्छा जी, आंसर की मैच की थी तुम सबने? नहीं 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 नहीं, 3 टेस्ट के बाद सचिन। हाँ कितने मार्क्स थे बताओ तो सही मेरे को। मिल गए बोले जा रहे हो, मार्क्स तो बता दो। 120 में से है ना ये वाले मार्क्स तुम्हारे? यस मैम। हाँ, तुम्हारे कितने थे आदित्य? मैम कम थे, मैम 51। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? क्लास में तो तुम्हारा सही रिस्पॉन्स रहता है। टेस्ट का लिंक तो बच्चे हर एक ग्रुप में आया था। चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैंने 2 टेस्ट में तो बोला था, लेकिन हुआ क्या था, तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट फिजिक्स का हुआ था ना, तो उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते हम, मतलब क्योंकि आपको तीनों टेस्ट देने पड़ेंगे ना पर सब्जेक्ट के। तो ये सेकंड टेस्ट हो गया। अब अगर मान लो थर्ड टेस्ट में भी तुमने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है तीनों टेस्ट में, तो वो हमारी टीम अपने आप आपको अपग्रेड कर देगी फोटोन 2 में। यहाँ पे आओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे भाई, जल्दी बताओ। For how long a current of 1.5 ampere has to be passed through the electrolytic in order to deposit 1 gram of aluminium when the electrode reaction is? क्या बोल दिया मैंने? इलेक्ट्रोड रिएक्शन भैया ये दे रखी है तुम्हें। आपको ये बोल रखा है कि आपको कितने टाइम तक कितना करंट पास कराना पड़ेगा ताकि आपका 1 ग्राम डिपॉजिट हो जाए, यानी कि डायरेक्ट ये लगाओ Q = IT। अब करंट कितना है बच्चे? 1.5। टाइम आपको निकालना है, क्यों भी नहीं पता। तो आपको एक चीज तो पता है बच्चे, जब 27 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए 3 फैराडे चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा बताओ? अपॉन 27। अपॉन 27। तो यहाँ पे ये क्यू आ गया। अब सॉल्व कर लो इसको।
सोल्व हो जाएगा, यहाँ से टी निकल आएगा। Yes, ma'am. 7148 सेकेंड आ जाएगा। आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन हाँ कंसेप्ट यही है। आंसर एक बार तुम चेक कर लेना। आगे चले, इजी था। जब भी बच्चे, अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे ये दे रखा होता और तुम्हें टाइम भी दे रखा होता, करंट भी दे रखा होता, तो इसका मतलब ये होता कि तुम्हें ये बता रखा है क्वेश्चन में कि कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिसिटी तुमने पास की, तो उस केस में ना डायरेक्ट पहले वही निकाल दिया करो। अब आओ, इसमें आओ, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवोल्व्ड बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 40 मिनट थ्रू एसिडिफाइड वाटर। रिएक्शन मैंने अभी बताई थी, तुम्हें याद है? Yes, ma'am. H2 की भैया यही वाली रिएक्शन है, एसिडिफाइड है मतलब एसिड ले रखा है। आपको क्या बोल रखा है कि आपको मास बताना है कितना इवोल्व होगा। ठीक है जी, बता देंगे। सबसे पहले ये दिखते हैं ना, क्यू निकालो, I इंटू टी, 1 एम्पियर इंटू 40, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चे? 60, तो 2400 कूलम आ जाएगा। तुम्हें ये पता चल रहा है कि 2 फेराडे का यानी कि 2 इंटू 96500 का जब चार्ज पास कराओगे तो 2 ग्राम जो है हाइड्रोजन इवोल्व होगा। तो जब इतने का कराओगे तो कितने का इवोल्व होगा, निकाल लोगे। सिंपल है, बताओ। Yes, ma'am. इजी है। अच्छा, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चे, 5th वाला। इफ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का करंट तुमने पास कराया 3 घंटे के लिए, आपको बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब आपने क्या किया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में भैया, 1.5 एम्पियर का N लगा देंगे। 3 घंटे का, सॉरी 3 घंटे तक जो है पास करवाया है, ठीक है, 3 घंटे तक। तो कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है? देखो इसको ना करने के अलग अलग तरीके हैं। देखो आपको आई कितना दे रखा है यहाँ पे, 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 3 घंटे। आपको ये पता है बच्चे, आपको ये पता है कि हमें आई टी दे रखा है, तो हम डायरेक्ट पहले Q इज इक्वल टू आई टी निकाल लेंगे। 3 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60, यानी कि 5.3 इंटू ये हो जाएगा। अब आपको पता है, देखो क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया 1 फेराडे के इक्वल होता है। तो यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ क्या, 96500 कूलम का जब आप चार्ज पास कराओगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसके लिए मैम इसमें Q की जगह N ही लगा देंगे तो उससे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। हाँ वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। इसमें इसके लिए कितना होगा, बस निकाल लो, सोल्व कर लो, ठीक है। इससे वो वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना इक्विवेलेंट वेट वाइज, वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। जब आप इसको सोल्व करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेना, मेरे पे विश्वास मत करना, ठीक है। तो सिंपल था, कर लोगे? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो इसके अलावा बच्चे जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको ना 30 to 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके असाइनमेंट में, जो आपको मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप डिस्क्रिप्शन जहाँ पे लिंक क्रिएट किया हुआ है फोल्डर में अपलोड कर दिया है। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जो आपका लिंक है बच्चे, आपको वहां पे मिल जाएगा केमिस्ट्री वाले फोल्डर में। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले फोल्डर में जो है अपलोड कर रखा है, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मुझे बताना है तुम्हें, वो ये बताना है इलेक्ट्रोलिसिस का जो अपना थोड़ा वाला पोर्शन रह गया था। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, एक ना क्वेश्चन कर लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ का। हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिलेंगे। तो एक बार ना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इजी है। ए सर्टेन करंट, ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, ए सर्टेन करंट लिबरेटेड 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 hours. How many grams of copper can be liberated by the same current flowing for the same time in a copper sulfate solution? जब भी आपको एग्जामिनर ये बोल दे कि भैया अलग अलग सॉल्यूशन है और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई है, तो समझ जाना वहां पे कौन सा लॉ लग रहा है, फैराडे सेकंड लॉ। बस लगा दो,
कॉपर का पूछ रखा है, डिवाइड बाय हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन। आपको कॉपर का मास निकालना है, कितना डिपॉजिट हुआ, हाइड्रोजन का दे ही रखा है 0.504 और इक्विवेलेंट मास तुम्हें पता ही है। कौन बताएगा कैसे निकालोगे कॉपर का इक्विवेलेंट मास? मोलर मास बाय एन, Molar mass by N कितना होता है मोलर Upon मास? N factor. 63.5 बाय 2। अगर हाइड्रोजन का निकालना होगा तो क्या होगा, मोलर मास 2 ग्राम बाय एन फैक्टर 2 यानी कि 1। तो बस पुट कर दो 1. इसको, कितना आ जाएगा, 16 ग्राम आ जाएगा। इसमें क्या जरूरी है, फैराडे सेकंड लॉ में तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि भैया एन फैक्टर क्या होगा, और वो तुम्हें अच्छे से आता है ये निकालने। जो मैंने आपको बताया है उससे बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, आगे चलें। Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, उसके बाद ना वो वाले पॉइंट पे आता है, जब मैंने आपको बोला था, जब मैंने स्टार्ट ही की थी बेटा क्लास, मैंने ये बोला था तुम्हें कि ना अभी हम बात करें मोल्टन NaCl की, लेकिन क्या होगा जब मैं उसमें एक्वा सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन को बनाऊं, तो उसमें क्या होगा बच्चे, एक्वा सॉल्यूशन में पानी होगा, पानी भी भैया H+ और OH नेगेटिव में टूटेगा, यानी कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी, है ना, यही मतलब है। चलो ठीक है, तो मतलब उसके इसमें क्या होगा बच्चे, कैथोड पे तो दोनों जाएंगे या एनायन पे दोनों जाएंगे, अगर 2 एनायन मिलते हैं आपको सॉल्यूशन में, लेकिन जल्दी कौन जाएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके कुछ पॉइंट है बच्चे जो तुम ध्यान रखोगे, उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, 3-4 अच्छे एग्जांपल है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाहती हूँ। तो बच्चे पहला तो ये है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट मिलते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कौन सा और इलेक्ट्रोड कौन सी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चे ये है कि अगर आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इनर्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता, डज नॉट रिएक्ट। अगर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ले ली बच्चे, तो इट मींस वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है बच्चे, अगर आपने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले ली, रिएक्टिव का मतलब क्या है, अब भैया वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम कैसे होएगा ये, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद मोल्टन वाला केस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, जो मैं आपको भी बोल रही थी ना, यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ बेटा, अगर आपको आपके सॉल्यूशन में 2 से ज्यादा कैटायन मिलते हैं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन दोनों कैटायन में से, अच्छा मुझे ये बताओ कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा या एनोड पे जाएगा? हम कैथोड पे। वेरी गुड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसको प्यारा होता है भैया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव में प्यारा, और नेगेटिव इसको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। तो कैथोड, तो बच्चे दोनों कैटायन में से सबसे पहले कैथोड पे कौन जाएगा, या सबसे पहले रिडक्शन किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, वही सबसे पहले भागा जाएगा। जाएंगे तो दोनों ही, लेकिन सबसे पहले माइग्रेट कौन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? पहले बताओ, वो तो हम एग्जांपल से समझ लेंगे। मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा? ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रही नेगेटिव पॉजिटिव होगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। जो तुम्हें 2 मेटल मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, किसका ज्यादा है। मान लो एक है 0.34 और एक है 0.76, तो भैया यही वाला जाएगा। अब मान लो दोनों माइनस के हैं, तो देख लो किसका ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा तो ये वाला जाएगा। ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. चल आगे चलते हैं। उसके बाद हम अनायन क्यों पीछे रहे, अनायन वाला केस भी देख लेते हैं। अनायन में कौन जाएगा भैया, भागे एनोड के पास, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हें पेपर में अनायन की, वैसे ये ना तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, पर सुन लो इजी है इसलिए मैंने क्या बता देती हूँ तुमको। अगर मान लो तुम्हें पेपर में अनायन का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दे रखा, तो तुम क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? नहीं, तुम क्या करोगे, ये वाला ऑर्डर याद रखोगे अनायन के केस में कि किसकी माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, आयोडीन का सबसे पहले, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। क्लोरीन से पहले फ्लोरीन आता है, उसको पीछे फेंक दो पीछे, और बीच में डाल दो OH नेगेटिव और सल्फेट नेगेटिव। 1-2 बार अभी रिवाइज कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, पहले कौन जाएगा भैया, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट आयन, देन फ्लोराइड। अगर आपके सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन भी है, अनायन है, और एक सल्फेट भी, तो पहले कौन भागेगा भैया, ये भागेगा।
अगर Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव है तो कौन भागेगा सबसे पहले? Cl नेगेटिव भागेगा। ठीक है, पहले बताओ पॉइंट क्लियर हुए, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। Yes, ma'am, clear हुआ। Yes, ma'am. एक बार तुम थम्स अप और स्माइली दे दो ना, बेचारे सारे सो रहे हो, मेरे को लगता है एक्टिव ही नहीं हो कोई। एक बार जल्दी से थम्स अप दो, दो फास्ट। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, आज पता नहीं बहुत ज्यादा गला दुख रहा है मेरा। इतनी इतनी फिक्की फिक्की स्माइल क्यों दे रहे हो? हाँ, ये हुई ना बात। शाबाश। तीस बच्चे थे, 5 बच्चे भाग गए और अभी तो 9:30 भी नहीं हुई। अभी तो मैंने कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक नहीं करा रही, जब कोऑर्डिनेशन कराऊंगी फिर तो मुझे लगता है 30 में से 2 ही बच्चे रह जाएंगे। हाँ। चलो, हाँ बोलो बेटा। हाँ राजिया बोलो। चलो क्वेश्चन करते हैं। रेडी हो? रेडी तो हो ही। चलो आओ जी। देखो क्या बोल रखा है, ध्यान से समझना। आपको क्या बताना है? प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक सल्फेट एंड AgNO3 विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब देखो बच्चे, यहाँ पे ना कहानी थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पे बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस का मतलब क्या होगा बताओ? पानी होगा। और पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो किसमें चेंज होगा? H+ और OH नेगेटिव में। ऐसे जिंक सल्फेट भैया क्या करोगे? इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? इन दोनों को तोड़ेगी, यानी कि एक जिंक का आयन मिलेगा, एक सल्फेट का मिलेगा। ऐसी AgNO3 Ag+ और NO3 नेगेटिव। चलो जी, इतना लिख लोगे? पहले तो ये बताओ। Yes, ma'am। उसके बाद Yes, ma'am। इलेक्ट्रोड कौन सी है बच्चे? इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो इसका तो लेना देना ही नहीं है। अब आओ, अब आप देख लो बच्चे, कैटायन कौन कौन से मिले हैं आपको सॉल्यूशन में? एक तो H+ मिला है, जिंक 2+ मिला है और एक Ag+ मिला है। P+, अनायन कौन सा मिला है? OH नेगेटिव, OH minus, NO3 नेगेटिव, minus SO4 2 minus. और NO3 minus। अरे ये क्या हो गया बैठे बैठे? सल्फेट का आयन OH नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव, यही मिल रहा है। चलो अभी तो देखो कैटायन के केस में हम क्या चेक करते थे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आप कहोगे मैम यहाँ तो नहीं दे रखी है। एक्चुअल में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है शायद, नहीं तो आपको पेपर में मिलेगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो आप देख लेना किसका ज्यादा है। जब आप चेक करोगे ना बच्चे, आपको दिखेगा कि Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो Ag+ ही भैया इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बनाएगा और वही किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। कैथोड पे। ठीक है। और अनायन के केस में क्या होगा? अगर अनायन के केस में आपको नहीं दे रखा रिडक्शन पोटेंशियल, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये तो OH जाएगा, OH नेगेटिव जाएगा। ध्यान रखना, जब आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो ना, तो रिएक्शन करते वक्त आप वाटर ही लिखते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। वाटर और ये वाली रिएक्शन हमने अभी देखी है जब हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो यानी कि O2 किस पे मिलेगा बेटा? आपको लिबरेट होगा एनोड। सिंपल था, कर लोगे? बताओ। Yes, ma'am. आगे आओ, नेक्स्ट। इसमें देखो क्या दे रखा है? एक्वस कॉपर सल्फेट और इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। तो एक्वस का मतलब क्या है? H+ OH नेगेटिव। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है? Cu2+ और सल्फेट 2 नेगेटिव। तो यानी कि अब कैटायन कौन कौन से हैं इसमें? H+ और कॉपर 2+ और Cu2+। और अनायन कौन सा है भैया? नीचे लिख देती हूँ, OH minus, SO4 2 minus, SO4 2-। अब देखो कैटायन का कैसे डिसाइड करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको ये दिखा मिलेगा पेपर में, लिखा मिलेगा, आई एम सो सॉरी। तो कॉपर का ज्यादा है, यानी कि कॉपर ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर देगा? वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। रही बात अनायन की, तो अनायन के केस में वैसे तो नहीं भी दे रखा होता तो हमें पता है OH नेगेटिव ही जाता, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है बच्चे? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब एक चीज में कंफ्यूज मत होना, आप ये मत,
आपको हो सकता है ये लगे कि मैम ये तो ऑक्सीडेशन करा रखा है, तो इट मींस ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने आपको ऐसा ही सिखाया है। लेकिन आपको बच्चे वो पेपर में लिख के देंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वरना एज अ स्टूडेंट इवन आई एम एज अ टीचर भी ये सोचू कि ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिख रखी है तो आपको कुछ नहीं करना, साइन चेंज करके उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। तो मैंने कहा था अनायन के केस में आप क्या चेक करते हो बच्चे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यानी कि 1.23। तो वाटर ही क्या करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेगा, और O2 किस पे लिबरेट होगा बच्चे, एनोड पे होगा। कर लोगे इसको? मैम दैट ऑर्डर से चलेंगे मैम, वो सही रहेगा। हाँ, ऑर्डर से चलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, वैसे ना इस थ्योरी का एक नाम होता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। जो ये ऑर्डर मैंने बताया ना, इस पूरी थ्योरी का एक नाम होता है पीडीटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। लेकिन हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, हमारे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। आगे आओ। ये एक्चुअली ना मैं लास्ट बैच को पढ़ा रही थी ना, उसमें लिखा हुआ है मैंने ये, तभी इस वजह से पहले से। चलो इसको देखो। अब देखो यहाँ पे क्या है, फंसा दिया एग्जामिनर ने, इसमें एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड दे दिया। मतलब अब कॉपर की इलेक्ट्रोड भी भैया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि एक तो एक्वस है, पानी है, ये मिलेगा, कॉपर सल्फेट है, ये मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं बच्चे कैटायन क्या होगा, H+ और Cu2+, और अनायन कौन होगा बच्चे, बताओ? OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। लेकिन अब कॉपर क्या है भैया, एनोड की तरह बिहेव भी करे कैथोड की, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन भी होगा एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा बच्चे, रिडक्शन भी होगा। यानी कि एनायन के केस में ये तीन चीजें आपको मिलेंगी, एक तो सल्फेट वाला, एक OH नेगेटिव वाला, और एक कॉपर वाला। कैथोड के केस में ये मिलेगा, कैटायन के केस में। और यहाँ पे देख लो किसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, वही कैथोड पे जाएगा, यानी कि कॉपर हो जाएगा डिपोजिट। लेकिन एनोड वाले केस में हमें क्या चेक करना होता है कि रिडक्शन, अब इसमें ना वो वाला माइग्रेटिंग पावर वाला आपका ऑर्डर काम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कॉपर का नहीं बताया था। तो ध्यान देना बच्चे, ये कॉपर का ना, ये माइनस हटा लो, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो अब आप चेक कर लो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो कॉपर का सबसे कम है। तो कॉपर ही कहाँ पे जाएगा भैया, एनोड पे, यानी कि एनोड पे भी कॉपर मिलेगा, और भैया कैथोड पे भी क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। एनोड पे कॉपर खत्म हो रहा है, क्यों खत्म हो रहा है, क्योंकि Cu2+ बन रहा है और कॉपर खत्म हो रहा है, इसलिए लिखा कंज्यूम। कैथोड पे कॉपर डिपोजिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि Cu2+ से क्या मिल रहा है बच्चे, तुम्हें कॉपर मिल रहा है। ठीक है, बोलो, अरे बोल दो, मुश्किल हो गया क्या, ये फिर से समझाऊं क्या? मैम उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो क्या एग्जाम्पल ही है, क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है ये। अभी क्या है बच्चे, एक्वस H2SO4 का, तुम लोग लीव क्यों कर रहे हो, 20 बच्चे हैं, पता नहीं क्या जल्दी रहती है भागने की। एक्वस H2SO4 सिंपल है, ये तो एक्वस मतलब पानी, और H2SO4 मतलब H+ और SO4 2 नेगेटिव। अब मुझे जल्दी बताओ कैटायन इसमें क्या है, H+ है, एक ही तरह का कैटायन है। और एनायन इसमें कितने हैं बच्चे, दो टाइप के हैं, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। अगर मैं बोलूं कैटायन में आपके पास तो अब कोई चॉइस ही नहीं है, एक ही है, यानी कि H2 ही क्या होगी, लिबरेट होगी एनोड पे। बोलो हाँ या ना, ये देखो। यस मैम। हम कैथोड पे। और OH नेगेटिव, और इसमें कौन जाएगा, क्योंकि हमें पता है OH नेगेटिव का माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होती है उसकी, तो यही O2 निकलेगी एनोड पे। ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तो बिल्कुल सिंपल था। लेकिन ट्विस्ट आएगा तब जब आप लोगे कंसंट्रेटेड H2SO4। जो अभी मैं केस बोल रही थी वो तो डाइल्यूट का केस। कंसंट्रेटेड में देखा ये गया बच्चे एक्सपेरिमेंटली कि कंसंट्रेटेड H2SO4 में पानी की अमाउंट बहुत कम थी। तो एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो ये देखा गया कि पानी की अमाउंट कम होने की वजह से O2 की बजाय जो है H2OA2 नेगेटिव जो है हमें एनोड पे मिला, और ये तुम्हें पता होना चाहिए।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे ऐसा कि जब भी हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का लेंगे तो H2 तो कैथोड पे जाएगी जैसे डाइल्यूट में जाती थी, लेकिन एनोड पे कौन जाएगा भैया, H2O8 2 नेगेटिव जाएगा। इसलिए ये वाली रिएक्शन भी तुम्हें पता होनी चाहिए, बस यही ट्विस्ट था, बाकी सब सिंपल सा है। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर मान लो कोई आपकी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड आ जाती है तो वो एनोड ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा, है ना। अगर मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला केस आ जाएगा तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, बाकी सारा सिंपल है। बाकी ये तो आपको याद है ही, जो ये माइग्रेटिंग पावर का मैंने तुम्हें बताया है। अनायन के केस में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी तो ये ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, कैटायन के केस में आप क्या चेक करेंगे बच्चे, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है। और क्या किया हमने आज, फेराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ कर लिया। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि भैया जितना चार्ज पास कराओगे उतना मास डिपॉजिट होगा, और फेराडे सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सॉल्यूशन में से पास कराओगे तो हर किसी का जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास के। बस हमने क्वेश्चन किए, हो गया खत्म, यही था इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके बाद तुम्हारा थोड़ा सा बचा है कोलार्स लॉ, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और अगर टाइम होगा तो हम कोऑर्डिनेशन भी नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर देंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। लेकिन Okay. तब तक के लिए टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। एक बार इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन, टाइम नहीं है तो एक बार देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चन है, तुम खुद देखोगे कि तुमसे हो जाएंगे सोल्व। देखो हर असाइनमेंट में ना, जितने भी मैं तुम्हें असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगी ना, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि ऊपर से जाएंगे। देखो मैं मुंह पे बोल रही हूँ तुम्हें, जो कि ऐसे होंगे जो मैंने क्लास में भी डिस्कस नहीं किए होंगे, तभी असाइनमेंट दिया जाता है। एक टीचर तभी असाइनमेंट देता है कि अगर कोई क्लास में कुछ रह गया हो तो वो बच्चा असाइनमेंट से देख ले। तो इसलिए मैंने क्या कर रखा है, अब आपके पास हर असाइनमेंट के मैं सोल्यूशन भी साथ में दूंगी, ताकि अगर मान लो तुमसे वो क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ तो तुम सोल्यूशन देख लो, फिर भी नहीं हुआ तो तुम मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूँ। यही कर सकती हूँ, इससे ज्यादा तो क्या ही करूंगी। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इलेक्ट्रोलिसिस इजी था, समझ में आया क्या सबको? एक बार बता दो जल्दी से भाई चैट बॉक्स में। यस मैम। Yes, ma'am. बच्चे अब क्या ट्राई करना है Yes, तुम्हें ना, ध्यान से सुनो। तुम ना ये मत सोचो कि तुम्हारा कैटलिस्ट 6 घंटे का, और लास्ट वाला पेपर ना मैंने ही बनाया था। ठीक है, अब तो मतलब ऐसा है कभी मैं बना देती हूँ कभी कोई और बना देता है, लेकिन ना तुम प्लीज मेहनत करो। ठीक है, और पेपर मुश्किल नहीं था, मुझे तो नहीं लगा केमिस्ट्री का। मैं इसलिए नहीं कह रही कि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं कह रही कि